ये हमारा 69th सेशन है। आज के इस सेशन में हम इंडियन प्रेस के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। अंग्रेजों ने किस प्रकार से रिस्ट्रिक्टिव लॉज इंडियन प्रेस के ऊपर इम्पोज किए ताकि वो नेशनलिस्ट फीलिंग को सप्रेस कर सकें, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस के बारे में। एज वी नो कि सबसे पहले यूरोपियंस में पुर्तगीज इंडिया आए। पुर्तगीज जब इंडिया आते हैं तो वो 1557 में इंडिया में प्रेस की स्थापना करते हैं। लेटर ऑन ब्रिटिशर्स की एंट्री होती है तो 1684 में वो भी यहाँ पर प्रेस एस्टैब्लिश करते हैं। कुल मिलाकर ये एक प्रकार का प्रिंटिंग प्रेस था जहाँ पर बुक्स वगैरह पब्लिश की जा सके और जो वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन है उन्हें इंडिया तक लाया जा सके। उसके बाद एक प्रयास किया गया जो एक मॉडर्न प्रेस हमें देखने को मिलता है उसे एस्टैब्लिश करने का, विलियम बोल्स के द्वारा 1766 में। हालांकि इस प्रकार के किसी भी प्रेस की स्थापना का समर्थन ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करती थी। वो नहीं चाहते थे कि इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है उसकी भनक भी उनकी होम कंट्री को लगे। इसीलिए विलियम बोल्ट के इस प्रयास को, जहां पर वो एक मॉडर्न प्रेस को एस्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहे थे, पॉसिबली वो रिपोर्टिंग करना चाहते थे, कोई वीकली न्यूज़पेपर या मैगजीन छापना चाहते थे, उसे तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया, बंद कर दिया गया। और विलियम बोल्ट का ये प्रयास जो 1766 में स्टार्ट हुआ वो सफल नहीं हो सका। तो हमने देखा कि किस प्रकार से इंडिया में प्रेस को प्रिंटिंग प्रेस के तौर पर स्टैब्लिश किया जाता है 1557 में, देन 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी की द्वारा, और फिर एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट किया जाता है मॉडर्न प्रेस को स्टैब्लिश करने का विलियम बोल्ट की द्वारा, जो कि सफल नहीं हो पाता है। अब औपचारिक रूप से जब हम बात करते हैं तो शुरुआत जेम्स ऑगस्टस हिक्की के साथ की जाती है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने 1780 में फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में किसी न्यूज़पेपर की शुरुआत की। इस न्यूज़पेपर का नाम था द बंगाल गैजेट। आई रिपीट, इस न्यूज़पेपर का नाम था द बंगाल गैजेट। जेम्स ऑगस्टस हिक्की के इस न्यूज़पेपर का एक और नाम था, दैट वाज कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर। तो इन दो नामों के साथ इंडिया में औपचारिक रूप से पहले न्यूज़पेपर की शुरुआत होती है। द बंगाल गैजेट कह लीजिए या फिर कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर कह लीजिए। हालांकि ये बहुत लंबे समय तक नहीं चल सका। 1780 में से स्टार्ट किया गया था और 1782 में इसे बंद करवा दिया गया क्योंकि ये गवर्नमेंट के खिलाफ काफी ज्यादा क्रिटिकल थे और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते थे, जो कि समटाइम्स न्यूज़पेपर का काम होता है। तो 1780 में ये न्यूज़पेपर स्टार्ट होता है और 1782 में इसे बंद कर दिया जाता है। उसके बाद कुछ और भी न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स आते हैं, बिकॉज जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने तो महज एक शुरुआत की थी। इंडिया में इनफैक्ट कई सारे यूरोपियंस ही इंडिया में न्यूज़पेपर्स या जर्नल्स की शुरुआत करना चाहते थे। तो द बंगाल जर्नल, द कैलकाटा क्रॉनिकल्स, द मद्रास कुरियर, द बॉम्बे हेराल्ड, द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कैलकाटा, ऐसे कई सारे न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड जर्नल्स पब्लिश किए जाने लगे। हालांकि कंपनी के ऑफिसर्स इन मैगजीन या जर्नल से बहुत ज्यादा भयभीत रहते थे। इसका एक सबसे बड़ा कारण यह था क्योंकि ब्रिटेन यहां से बहुत ज्यादा दूर था। ये एज देता था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स को कि वो इंडिया में कुछ भी करें, यानी कि मनमानी करें। लेकिन अगर यहाँ के न्यूज़पेपर्स या फिर जर्नल्स इस बारे में कुछ लिख देते हैं तो संभावना यह भी रहती है कि ये न्यूज़पेपर्स या जर्नल्स किसी भी मीन से लंदन पहुंच जाएं और वहां पर लोगों के द्वारा इसे पढ़ लिया जाए और लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी करतूतें इंडिया में चल रही हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लें, जिसके बाद मे बी उन्हें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ जाएं। इस बात के डर से वो इंडिया में न्यूज़पेपर्स वगैरह के स्प्रेड को नहीं होने देना चाहते थे। दे फेल्ट कि हाँ, उनके पास कुछ कानून होने चाहिए जिसकी मदद से वो इंडिया में प्रेस के डेवलपमेंट को कर्ब कर सकें, रोक सकें। और ऐसे ही प्रयास शुरू किए गए कई सारे कानूनों के रूप में। तो आइए उसी पर चर्चा करते हैं। जो पहला कानून आया, दैट वाज सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799। लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल हुआ करते थे उस समय। उन्होंने सोचा कि क्यों ना प्रेस के ऊपर एक सेंसरशिप लगाई जाए, नियंत्रण स्थापित किया जाए, क्योंकि दैट इज द टाइम पीरियड जब यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट काफी ज्यादा प्रभावी हो रहा था। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार का फ्रेंच इन्वेजन इंडिया में हो या इस संबंध में जो भी सिचुएशंस इंडिया में चल रही हैं उसकी जानकारी फ्रांसीसियों को मिले। दैट्स वाई इसी बात को बैकग्राउंड में लेकर लॉर्ड वेलेस्ली सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 लेकर आया। इसने लगभग वॉर टाइम प्रेस रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दिए। बैकग्राउंड में वही फ्रेंच इन्वेजन को खतरा बताया गया और गवर्नमेंट के द्वारा एक प्री सेंसरशिप का भी प्रावधान किया गया। प्री सेंसरशिप का मतलब यह था कि अगर आपको कुछ भी छापना है तो आपको गवर्नमेंट के सेक्रेटरी के पास उसकी एक कॉपी भेजकर उसे अप्रूव करवाना होगा। इफ दे विल अप्रूव ओनली देन यू कैन पब्लिश दैट पीस ऑफ न्यूज़पेपर और मैगजीन और जर्नल। यू मे फील कि न्यूज़पेपर कोई कैसे रोज रोज जाके सेंसरशिप करवा पाएगा। सो दैट वाज द टाइम पीरियड कि वहां पर न्यूज़पेपर डेली छपते हो। उस समय न्यूज़पेपर्स डेली नहीं आया करते थे, रादर पीरियोडिकली आया करते थे। ये पीरियोडिकली में एक हफ्ता हो सकता है, 15 दिन हो सकता है कि न्यूज़पेपर्स कभी कभार एक हफ्ते में एक बार आते थे, कुछ तो 15 दिन में एक बार आते थे। तो इसीलिए न्यूज़पेपर में भी अगर कुछ छापा जा रहा है तो उसकी प्री सेंसरशिप जरूरी थी अकॉर्डिंग टू सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799। एट द सेम टाइम जो लोग ये न्यूज़पेपर, मैगजीन या जर्नल छाप रहे हैं उनके ऊपर एक डिटरेंस, एक डर पैदा करने के लिए यह भी कहा गया कि आप इस न्यूज़पेपर में जो इस न्यूज़पेपर का ओनर है, जो एडिटर है और जो पब्लिशर है, तीनों की डिटेल्स होनी चाहिए। इसका मतलब साफ था कि अगर कोई न्यूज़पेपर
कोई भी ऐसी बात छापता है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स के खिलाफ है या फिर ब्रिटिशर्स के खिलाफ है, तो उन्हें उस न्यूज़पेपर के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की जहमत ना उठानी पड़े। वो केवल न्यूज़पेपर उठाएं और उन्हें पता चल जाए कि ओनर, एडिटर और पब्लिशर कौन है, ताकि उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सके। वो अपना काम आसान कर रहे थे। एट द सेम टाइम वो डर पैदा कर रहे थे इन ओनर, एडिटर एंड पब्लिशर्स के ऊपर कि आप जो कुछ भी छापे सोच समझ कर छापे, नहीं तो आपकी डिटेल्स आपके ही न्यूज़पेपर में है, हम आपको पनिश करेंगे। डेवलपमेंट्स आगे बढ़ते हैं 1807 में ही, मतलब लगभग 8 सालों बाद ही इसी सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट में कुछ संशोधन किए गए। शुरू में तो इसका टारगेट महज न्यूज़पेपर्स थे, लेकिन बाद में इसमें मैगजीन और जर्नल्स को भी ऐड कर दिया गया और इनके ऊपर भी वैसे ही स्ट्रिक्ट लॉज एंड रेगुलेशंस लगा दिए गए जैसे कि 1799 से न्यूज़पेपर्स के ऊपर लगाए गए थे। तो न्यूज़पेपर्स को पूरी तरीके से कुचल दिया गया इन द बिगिनिंग और उन्हें छपने के ऊपर कई तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए गए। हालांकि उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स इंडिया में आते हैं, जिनका कार्यकाल 1813 से 23 के बीच में रहा, 1830 टू 23। वो एक प्रोग्रेसिव विचारधारा के व्यक्ति थे और इसी उद्देश्य से उन्होंने 1818 में प्री सेंसरशिप का जो प्रावधान था उसे बंद कर दिया। बोले कि प्री सेंसरशिप रिक्वायर्ड नहीं है, आपको जो छापना है छापिए, लेकिन हाँ, ओनर, एडिटर और पब्लिशर का नाम तो फिर भी रहेगा। मतलब प्री सेंसरशिप नहीं हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिख देंगे। आप जो लिखेंगे आपकी जानकारी उसी न्यूज़पेपर में होगी और हम कार्रवाई करेंगे अगर वो गलत हुआ तो। इस तरीके से डिफरेंस क्रिएट किया गया इस कानून के द्वारा। यद्यपि हेस्टिंग ने इसे वापस किया, कुछ आधार तक इजी बनाया। तो ये सब चलता रहा। 1823 में फिर से एक कानून आता है। ध्यान दीजिएगा कि हेस्टिंग्स नहीं चाहते थे कि प्रेस के ऊपर कोई ज्यादा सेंसरशिप हो या फिर कुछ ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो, तो ये 1813 से 23 तक रहे। 1818 में उन्होंने सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 को थोड़ा इजी बना दिया, लेकिन 1823 में चले गए। तो 1823 में एक एक्टिंग गवर्नर जनरल जॉन एडम्स इंडिया में आता है। उसके व्यूज काफी ज्यादा रिएक्शन भी थे और उसने एक नया कानून इंडिया में प्रेस के लिए अनाउंस किया, दैट वाज लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823। तो जब तक हेस्टिंग थे तब तक तो प्रेस को सहूलियत मिली, लेकिन हेस्टिंग के जाते ही जैसे जॉन एडम्स आया, उसने स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के लिए एक नया कानून पास कर दिया। इट वाज अ काइंड ऑफ रेगुलेशन, जैसा कि नाम से ही सजेस्टेड है, लाइसेंसिंग। क्लियर है कि यहां पर प्रेस को कहा जाएगा कि आप लाइसेंस लीजिए। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल स्पष्ट था कि किसी भी व्यक्ति को अगर प्रेस चलाना है तो उसे एक लाइसेंस लेना होगा और बिना लाइसेंस के कुछ भी पब्लिश करना एक पीनल ऑफेंस होगा, जिसमें पनिशमेंट दी जाएगी और फाइन भी वसूला जाएगा। बाद में ये जो एक्ट था इसे भी जर्नल्स, पैम्फलेट्स, इवन बुक्स के ऊपर एक्सटेंड कर दिया गया। इवन पैम्फलेट्स को भी कवर कर लिया गया। अगर आप कोई पैम्फलेट छाप के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसके लिए भी लाइसेंसिंग रिक्वायर्ड होगी। जो गवर्नर था उसे यह अधिकार दे दिया गया कि वो चाहे तो किसी भी प्रेस के लाइसेंस को बिना किसी एक्सप्लेनेशन के रद्द कर सकता है। ये जो रिस्ट्रिक्शंस थे ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन न्यूज़पेपर के अगेंस्ट हुआ करते थे, जिसे एडिट किया जा रहा हो इंडियन के द्वारा। मतलब इंग्लिश न्यूज़पेपर के ऊपर या ऐसे न्यूज़पेपर जिन्हें यूरोपियंस रन कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन इंडियन न्यूज़पेपर्स को लाइसेंस लेने होते थे। इसका टारगेट बना राम मोहन रॉय जी का मिरातुल अकबर, जिसके पब्लिकेशन को बंद करना पड़ा बिकॉज ऑफ लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑफ 1823। तो प्रेस पे रिस्ट्रिक्शन का ये दौर चलता रहा और आने वाले समय में 1835 में एक गवर्नर जनरल इंडिया में एंटर करते हैं, नाम था लॉर्ड मेटकैफ। लॉर्ड मेटकैफ, इन्होंने 1823 का ये जो रेगुलेशन था, ऑर्डिनेंस था, उसे रिपील कर दिया, खत्म कर दिया। जो भी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए गए थे प्रेस के ऊपर उसे लिफ्ट कर लिए गए। एंड दैट वाज द रीजन कि लॉर्ड मेटकैफ को लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस के नाम से भी पुकारा जाता है, यानी कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। इन्होंने प्रेस के ऊपर लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस को हटाया और एक नया प्रेस एक्ट 1835 एग्जिस्टेंस में आया, जिसमें बहुत ही सामान्य से नियम बताए गए थे, जैसे कि प्रिंटर या फिर पब्लिशर को प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देनी होगी उनके प्रीमाइस के बारे में जहां पर ये पब्लिकेशन होता है, और कुछ खास डिटेल्स या लाइसेंस की बात नहीं की गई थी। ये जो लिबरल प्रेस पॉलिसी थी, इसकी वजह से इस दौरान कई सारे न्यूज़पेपर्स की ग्रोथ हुई और कई सारे लोगों ने न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को पब्लिश करने की शुरुआत की। तो मेटकैफ ने जो ईजीनेस क्रिएट की इंडियन प्रेस के लिए, वो नोटेबल है और इसके बारे में आपको याद भी रहना चाहिए। उसके बाद होता है एक रिवोल्ट, द रिवोल्ट ऑफ 1857। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो उस दौरान इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए पैम्फलेट्स का, न्यूज़पेपर्स का, मैगजीन्स का इस्तेमाल किया गया। अब इस चीज को लेकर अंग्रेज काफी ज्यादा हड़बड़ी में आ गए, बिकॉज फॉर देम दैट वाज अ सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी। उनके लिए वो एक आपातकालीन स्थिति थी। तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से एक लाइसेंसिंग एक्ट तैयार किया, लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1857। इस लाइसेंसिंग एक्ट के तहत कुछ एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दिए गए, उन रिस्ट्रिक्शंस के अतिरिक्त जो पहले से चले आ रहे थे, जो थोड़े बहुत बचे हुए थे। और मेटकैफ का जो प्रोविजन था कि हाँ, ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस इंपोज नहीं करने हैं, उन्हें हटा दिया गया, उन्हें रिवर्स कर दिया गया। पब्लिकेशन से लेकर सर्कुलेशन तक किसी भी बुक, न्यूज़पेपर या प्रिंटेड मटेरियल पर कई तरीके के प्रोसीजर्स एंड रिस्ट्रिक्शंस थोप दिए गए। तो कुल मिला के मेटकैफ का जो प्रयास था वो 1857 को पूरी तरीके से उलट दिया गया और एक बार फिर से इंडियन प्रेस ब्रिटिश कानूनों के दायरे में आ गया। लेटर ऑन 1867 में एक रजिस्ट्रेशन एक्ट आता है। इस रजिस्ट्रेशन एक्ट ने औपचारिक रूप से 1835 का जो मेटकैफ का एक्ट था उसे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, उसे रिप्लेस करके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए। पर्टिकुलरली ये जो एक्ट था ये रिस्ट्रिक्टिव नहीं था बल्कि रेगुलेटरी था। इसमें ये था कि न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स अगर छप रहे हैं तो छपे, लेकिन उन पर कुछ रेगुलेशंस होनी चाहिए। उन्हीं बातों को वापस से दोहराया गया कि हर किताब, न्यूज़पेपर के ऊपर प्रिंटर और पब्लिशर का नाम और किस जगह पे ये पब्लिकेशन हुआ है उस जगह का नाम मेंशन होना चाहिए। जो कुछ भी छापा जाएगा उसकी एक कॉपी लोकल गवर्नमेंट के पास सबमिट की जाएगी विद इन मंथ। किसी किताब को पब्लिश कर दिया गया है तो विद इन मंथ उस किताब की एक कॉपी लोकल गवर्नमेंट के पास चली जानी चाहिए, ताकि वो उसे पढ़ के ये जांच पड़ताल कर सके कि कहीं इस किताब में कुछ ऐसा तो नहीं जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो। तो इस तरीके के रेगुलेशंस इंपोज किए गए रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1867 में। तो यहां तक हमने देखा कि कौन कौन से कानून आए और कैसे इंडियन प्रेस को रिस्ट्रिक्ट किया गया। लेटर ऑन एक बहुत ही इनफेमस कानून आता है जिसे कहा जाता है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, वीपीए। तो वीपीए के बारे में हम बात करेंगे, बट बिफोर दैट हम बात करते हैं कि जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, क्योंकि ये जो फेज था वो अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स का था, लोगों का था, उन्होंने प्रेस की फ्रीडम को सिक्योर करने के लिए कैसे स्ट्रगल किया। तो अभी हम अर्ली नेशनलिज्म के फेज में जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह इंपोज किए जा रहे हैं न्यूज़पेपर्स पर उसकी बात कर रहे हैं।
तो उनके द्वारा जो स्ट्रगल किया गया उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, राइट फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी का मतलब क्या है, 1800 के बाद से ही सिविल लिबर्टीज को डिफेंड करने के लिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस को डिफेंड करने के लिए नेशनलिस्ट लीडर्स प्रयासरत थे और ये उनका हाई नेशनलिस्ट एजेंडा था। राजा राम मोहन रॉय ने प्रेस की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करने वाले रिजोल्यूशन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया। जो अर्ली फेज था नेशनलिस्ट मूवमेंट का, जो 1870 से 1918 तक माना जाता है, उन्होंने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा और एजुकेशन पर फोकस किया। वो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट करते थे, लोगों का मोबिलाइजेशन करते थे, पब्लिक ओपिनियन को कंसोलिडेट करने की कोशिश करते थे। इनिशियली उनका फोकस ऐसा नहीं था कि कोई मास एजिटेशन तैयार किया जाए, लोगों को सड़कों पर उतार कर अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ऐसा जो प्लान था वो अर्ली नेशनलिस्ट लोगों का नहीं हुआ करता था। इसके लिए वो ओपन मीटिंग या इन सब चीजों का सहारा नहीं लेते थे। तो इस दौरान जो प्रेस थी वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती थी, क्योंकि मींस ऑफ कम्युनिकेशन यही था। इसके ऊपर किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन उनके एजेंडा को पूरी तरीके से फेल करता था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी अपने अर्ली डेज में यही किया। वो भी अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए सोली प्रेस के ऊपर निर्भर थे। उनके जो रिजोल्यूशंस हैं या प्रोसीडिंग्स हैं, अगर प्रेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे तो डेफिनेटली वो अपनी बातें लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। कई सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स थे जो उस दौरान इमर्ज होकर आए। कुछ फियरलेस जर्नलिस्ट थे जिन्होंने अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखा, बिना अंग्रेजों के रेगुलेशन या फियर से जो उन्होंने क्रिएट किया हुआ था उससे डरे बिना। तो ऐसे ही कुछ न्यूज़पेपर्स और उनके जो भी राइटर थे या पब्लिशर थे उनकी बात करते हैं। द हिंदू और स्वदेश मित्र, इसे पब्लिश किया जा रहा था जी सुब्रमण्या अय्यर जी की लीडरशिप में। द बंगाली, जिसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी पब्लिश कर रहे थे। वॉइस ऑफ इंडिया, दादा भाई नरोजी जी के अंडर में। अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष जी की लीडरशिप में। इंडियन मिरर अंडर एनएन सेन। केसरी, जो कि मराठी लैंग्वेज में था, और मराठा, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में था, अंडर बाल गंगाधर तिलक। शूद्रक अंडर गोपाल कृष्ण गोखले। हिंदुस्तान और एडवोकेट अंडर जीपी वर्मा। ऐसे कई सारे जो न्यूज़पेपर्स थे और जर्नलिस्ट थे वो हमारे सामने इस फेज में आते हैं, जो कि प्रेस की फ्रीडम की बात करते हैं और इसका इस्तेमाल अपने विचारों को प्रोपेगेट करने के लिए करते हैं। कुछ और मेन न्यूज़पेपर्स भी थे जो कि काफी ज्यादा रीच वाले थे, जैसे कि ट्रिब्यून, अकबर-ए-आम, जो कि पंजाब में थे। इंदु प्रकाश, ध्यान प्रकाश और काल, जो कि बॉम्बे में थे। सोम प्रकाश बंग निवासी और साधरनी, ये बंगाल में थे। ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर भी थे। तो हमने कई सारे न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स के बारे में बात की। ये जो न्यूज़पेपर्स थे ये प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस नहीं थे, रदर ये वेंचर्स तो इंडिया के लोगों में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को, नेशनलिस्ट फीलिंग को प्रोपेगेट करने के लिए लाए जाते थे। ये जो न्यूज़पेपर्स थे इनकी बहुत ही ज्यादा वाइड रीच थी और ये लाइब्रेरी मूवमेंट को स्टिमुलेट करते थे कि लोग लाइब्रेरीज में जाकर बैठें, इन न्यूज़पेपर्स को, मैगजीन्स को पढ़ें। इनका इंपैक्ट सिटीज या टाउन्स तक लिमिटेड नहीं था, रदर ये न्यूज़पेपर्स रिमोट विलेजेस तक जाते थे और वहां पर इन न्यूज़ आइटम्स को, एडिटोरियल्स को न केवल बड़े चाव से पढ़ा जाता था बल्कि लोकल लाइब्रेरीज में इस पर खुलकर चर्चा की जाती थी। हर एक पॉइंट पर, हर एक न्यूज़पेपर पर चर्चा होती थी, क्योंकि तब इतने ज्यादा होते भी नहीं थे। तो कुल मिलाकर ये निश्चित तौर पर प्रयास हुआ करता था कि इंडियन प्रेस के माध्यम से लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाया जाए। इन न्यूज़पेपर्स में गवर्नमेंट के जो कानून थे, जो पॉलिसीज थी, उनकी क्रिटिकल स्क्रूटनी की जाती थी और सरकार के खिलाफ में जो भी एक्ट एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ अपोजिशन टू द गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बातें इस न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाती थी। गवर्नमेंट इन सब चीजों को रोकना चाहती थी एंड दैट वाज द रीजन कि वो और कठोर कानूनों के साथ है। देखिए, ये इतना आसान नहीं था कि आप सरकार के कानून और पॉलिसीज को खुलेआम न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, जर्नल्स में क्रिटिसाइज करते फिरेंगे और सरकार जो उस समय ब्रिटिशर्स के पास थी वो कुछ करेंगे नहीं। सेक्शन 124A आईपीसी का ये ऑलरेडी एक बहुत ही टफ लॉ था, जिसमें सीधे देशद्रोह का आरोप लगाया जाता था। अगर कुछ भी ऐसा लिखा या पब्लिश किया गया जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति डिसअफेक्शन क्रिएट हो, तो ऐसे लोगों को या तो पूरे जीवन के लिए ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था, काला पानी की सजा दे दी जाती थी, या फिर 3 साल के लिए इंप्रिजन कर दिया जाता था। अगर सरकार के खिलाफ किसी ने भी होस्टाइल राइटिंग की है तो उसे सख्त कानूनों का सामना करना होता था। तो जितनी आसानी से आज न्यूज़पेपर्स गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उनकी एक्ट एंड पॉलिसीज को स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं, उतना आसान पहले नहीं था। उसके लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता था कि हम कैसे अपनी बातें कह लें और जो गवर्नमेंट है वो उसकी स्क्रूटिनी के एम्बिट में भी ना आए। इसीलिए जब भी कुछ भी लिखा जाता था तो उसके ऊपर एक प्रीफेस तैयार किया जाता था, जिसको पढ़कर ये लगे ये लिखने वाला न्यूज़पेपर या जर्नल ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति लॉयल्टी रखता है, और फिर उसमें मिले जुले तरीके से, छुपे हुए तरीके से जो क्रिटिकल राइटिंग है उसे किया जाता था। कई बार तो जो सोशलिस्ट या इरिस नेशनलिस्ट थे, यानी वो नेशनलिस्ट जो आयरलैंड के थे, उनके न्यूज़पेपर में लिखी गई बातों को कोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। जब ब्रिटिशर्स कहते थे कि आपने ऐसा क्यों लिखा, तो वो कहते थे नहीं नहीं हमने नहीं लिखा, ये तो वहां आयरलैंड के न्यूज़पेपर में छपा था, हमने तो बस उसको कोट किया है, हमने अपनी ओर से इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। ये तरीके इस्तेमाल किए जाते थे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए। उस समय गवर्नमेंट की पॉलिसीज को स्क्रूटिनाइज करना या क्रिटिसाइज करना बहुत ही टफ टास्क था। इसके लिए सिंप्लिसिटी रिक्वायर्ड होती थी। सिंप्लिसिटी क्यों? क्योंकि अगर आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिख देंगे ताकि आप गवर्नमेंट स्क्रूटिनी से बच सकें, या आवश्यकता से अधिक इनडायरेक्टली लिख देंगे तो आम आदमी को समझ में नहीं आएगी बात, तो जो उसका ऑब्जेक्टिव है लिखने का वही मीट नहीं होगा। एट द सेम टाइम अगर आपने सीधा सीधा लिखा तो आपको ब्रिटिश लॉज को फेस करना होगा। तो एक और तो अपनी बातों को सिंपल बनाना होता था ताकि आम जन उसे समझ सकें, और दूसरी ओर इतनी चालाकी से लिखना होता था कि ब्रिटिश लॉज के एम्बिट में ना आए। तो उस समय जो लोग भी प्रेस में होते थे उनके लिए ये काम बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हुआ करता था, बट उन्होंने इसे बखूबी निभाया। जो नेशनल मूवमेंट था वो बिगिनिंग से ही फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर बात करता रहा। जो इंडियन न्यूज़पेपर था वो लॉर्ड लिटन की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी उनको खुलकर क्रिटिसाइज करता है। जिस तरीके से उन्होंने 1876-77 के दौरान जो फमाइन आया उस पर इनसेंसिटिविटी दिखाई और विक्टिम्स को जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट दिया गया उसको लेकर लॉर्ड लिटन इंडियन प्रेस के निशाने पर आया। लेटर ऑन वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में लेटर लेकर आता है, जब लिटन को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाने लगा कि हाँ उसने दिल्ली दरबार लगवा के खूब सारे पैसे खर्च किए और फमाइन से लोगों को निजात दिलाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया, तो लिटन को लगा कि ये लोग तो ज्यादा कर रहे हैं,
कुछ ऐसा कानून लेकर आते हैं कि इनकी आवाज को पूरी तरीके से कुचल दिया जाए। और फिर लिटन एक बहुत ही इनफेमस कानून के साथ हमारे सामने आता है, दैट वाज वीपीए, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878। ये बहुत ही पॉपुलर एक्ट रहा, पॉपुलर इन द सेंस इनफेमस रहा, ना पसंद किया जाने वाला बना। इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, देखिए 1857 की जो क्रांति हुई उसकी बिटर लेगेसी चली आ रही थी। जो रेशियल बिटरनेस थी रूलर्स एंड रूल के बीच में वो तो बनी ही हुई थी, जो अंग्रेज थे और जो भारत के लोग थे उनके बीच में एक खाई तो बनी हुई थी। 1858 के बाद जो यूरोपियन प्रेस था वो बिल्कुल से बैक करने लगा गवर्नमेंट को। इनिशियली ऐसा नहीं था, इनिशियली जो यूरोपियंस भी प्रेस एस्टैब्लिश करते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे उसे स्क्रूटिनाइज करते थे। लेकिन 1857 के बाद ये ट्रेंड पलट गया, यूरोपियन प्रेस हमेशा से ब्रिटिश गवर्नमेंट को बैक करने लगा। अब यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने की पूरी जिम्मेदारी इंडियन प्रेस के ऊपर थी। इंडियन प्रेस यानी कि वर्नाक्युलर प्रेस, वर्नाक्युलर प्रेस से हमारा मतलब लोकल लैंग्वेज में पब्लिश किए जाने वाले प्रेस से है, न्यूज आर्टिकल्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर से। एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन तैयार हो गया था लिटन की इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज के अगेंस्ट में, जो 1876-77 में टेरिबल फमाइन आया जिसमें मिलियंस ऑफ नंबर में लोग मारे गए। उसके बाद इंपीरियल दिल्ली दरबार लगा और पानी की तरह पैसा बहाया गया। इन सभी चीजों को लेकर ना केवल लिटन बल्कि पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट वर्नाक्युलर प्रेस के निशाने पर थी, यानी कि लोकल न्यूज़पेपर्स के निशाने पर थी। इसी चीज को टारगेट करते हुए काउंटर करने के लिए लिटन वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लेकर आया, ताकि वो और अच्छे तरीके से लोकल न्यूज़पेपर्स को, जर्नल्स को कंट्रोल कर सके। और अगर वो कोई सेडिशियस राइटिंग करते हैं एज पर एट दैट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि अगर वो कोई देशद्रोह की बातें लिखते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सके। तो इस एक्ट में क्या प्रावधान थे, लेट्स हैव अ लुक। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बहुत ज्यादा शक्तियां प्रेस के संबंध में प्रदान कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एम्पावर किया गया कि वो किसी भी प्रिंटर, पब्लिशर जो वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर को छापता हो उनके साथ एक बॉन्ड साइन कर सकते हैं, उन्हें बाध्य कर सकते हैं कि आप एक बॉन्ड साइन करिए गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के साथ कि आप कुछ भी ऐसा नहीं छापेंगे जिससे लोगों के मन में ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति द्वेष पैदा हो या वो उनके खिलाफ हो जाए। इसके साथ ही साथ जो प्रिंटर और पब्लिशर थे उनसे यह भी कहा गया कि आप एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करिए मजिस्ट्रेट के पास। अगर आपने कुछ भी ऐसा छापा जो गवर्नमेंट के खिलाफ है तो आपका डिपॉजिट जब्त कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से इंडियन प्रेस को कुचलने का प्रयास किया गया। दूसरा, मजिस्ट्रेट जो भी कार्रवाई करेगा दैट विल बी फाइनल, और इसके खिलाफ कहीं भी कोई भी अपील नहीं की जा सकेगी किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के सामने। तीसरा, एक वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर या लोकल लैंग्वेज में छापा जाने वाला न्यूज़पेपर अगर यह साबित कर दे कि हाँ उसने जो कुछ भी लिखा जिसे सेडिशियस या एंटी गवर्नमेंट बताया जा रहा है उसकी ऑलरेडी स्क्रूटिनी हो चुकी है मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो वो इस एग्जम्पशन से या ये जो ऑपरेशन है उनसे बच सकता है, कानून के प्रावधानों से बच सकता है। मतलब बिना स्क्रूटिनी के कुछ भी पब्लिश नहीं किया जाएगा। इस प्रकार के प्रावधान कर दिए गए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 में। जो कुछ बहुत ही बेकार फीचर्स थे इस कानून के वो ये थे कि इंग्लिश और वर्नाक्युलर प्रेस के बीच में एक क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन किया गया था। मतलब इंग्लिश में आप कुछ भी पब्लिश कर सकते हैं लेकिन लोकल लैंग्वेज में आप पब्लिश नहीं कर सकते, इसमें अपील करने का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया। तो ये तो बहुत ही बेकार पक्ष था इस वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का। वीपीए के अंडर में कई सारे वर्नाक्युलर प्रेस अंग्रेजों ने टारगेट किए, लाइक सोम प्रकाश, भारत मेहर, ढाका प्रकाश और समाचार। ये सभी अंग्रेजों के निशाने पर आए इस वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 के माध्यम से। बाद में हालांकि ये जो प्री सेंसरशिप का क्लॉज था जिसमें पहले कहा गया था कि जो कुछ भी छपेगा वो पहले जांचा परखा जाएगा, उसे रिप्लेस कर दिया गया। एक प्रेस कमिश्नर को भी अपॉइंट किया गया जो ऑथेंटिक और एक्यूरेट न्यूज जो थी वो प्रेस तक पहुंचाता था, ताकि वो कुछ भी ऐसा ना छापे जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो। इस कानून का बहुत ही सख्ती के साथ विरोध किया गया और बाद में लिटन के बाद जब रिपन आते हैं जो कंपैरेटिवली लिबरल आइडियोलॉजी के थे, उन्होंने 1882 में वीपीए यानी कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रिपील कर दिया, खत्म कर दिया। तो ये तो रहा एक इनफेमस सा कानून। अब बात करते हैं कि जो इंडियन प्रेस थे उन्हें किस प्रकार से रिप्रेशन फेस करना पड़ा ब्रिटिशर्स का। शुरुआत करते हैं 1883 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी पहले ऐसे इंडियन जर्नलिस्ट बने जिन्हें जेल भेजा गया क्योंकि उन्होंने द बंगाली में जो एडिटोरियल लिखा था उसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज को क्रिटिसाइज किया था कि उन्होंने अपनी एक जजमेंट में बंगाली लोगों के सेंटिमेंट, जो रिलीजियस सेंटिमेंट है, उनको ध्यान में नहीं रखा। तो इस तरीके से सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले ऐसे जर्नलिस्ट बने जिन्हें जेल भेज दिया गया। बाल गंगाधर तिलक बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट फाइट में और प्रेस की फ्रीडम में इन्वॉल्व रहते थे। तिलक जी जो थे वो एंटी इंपीरियलिस्ट थॉट्स की बिल्डिंग करते रहते थे अपनी राइटिंग्स के माध्यम से, अपने फेस्टिवल्स के माध्यम से। जैसे गणपति फेस्टिवल उन्होंने 1893 में स्टार्ट किया, शिवाजी फेस्टिवल उन्होंने 1896 में स्टार्ट किया। उनके न्यूज़पेपर्स थे केसरी और मराठा, ये सभी का इस्तेमाल करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों के मन में सेंटिमेंट ओरिजिनेट करने में। वो पहले कुछ ऐसे लोगों में से थे जिन्होंने लोअर मिडिल क्लास को, पीजेंट्स को, आर्टिसंस को, वर्कर्स को कांग्रेस के साथ जोड़ने का काम किया। 1897 में पूना में बहुत ही बुरा प्लेग आया। कहा यह जाता है कि इस प्लेग से लगभग पूना की आधी आबादी जान से मारी गई। तिलक जी ने वैसे तो जो गवर्नमेंट ने प्रयास किए थे प्लेग को रोकने के उसको सपोर्ट किया, लेकिन जो हार्श मेथड इस्तेमाल किया जा रहा था ऐसे लोगों को जिनको प्लेग हो गया था, ऐसे लोगों से अलग करने के लिए जिनको प्लेग नहीं हुआ था, जिस तरीके से हाउस सर्चेस किए जाते थे, हमने पहले के डिस्कशन में डिस्कस किया है कि घरों में घुसकर तलाशी ली जाती थी, कपड़े उतरवाकर जांच पड़ताल की जाती थी, इवन महिलाओं के भी। सो इट वाज अ काइंड ऑफ ह्यूमिलिएशन। मंदिरों में खोजबीन की जाती थी। इन सभी से भारत के लोग बहुत ही ज्यादा आहत थे और जो पॉपुलर अनरेस्ट शुरू हुआ उसमें जो प्लेग कमिश्नर था रैंड, उसकी चापेकर ब्रदर्स के द्वारा हत्या कर दी गई। इसके लिए जिम्मेदार थी गवर्नमेंट की पॉलिसीज और टैरिफ्स, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा नाराज थे कि प्लेग में सरकार ने अच्छी तरीके से डील नहीं किया। जब रैंड को जान से मार दिया गया तो इसके लिए तिलक जी को जिम्मेदार ठहराया गया, क्योंकि उन्होंने अपनी पब्लिकेशन में एक पोयम लिखी थी शिवाजी अटरेंसेस के टाइटल के साथ। केसरी में उन्होंने शिवाजी अटरेंसेस के नाम से एक पोयम लिखी थी। इसके अलावा उन्होंने शिवाजी फेस्टिवल के दौरान एक स्पीच भी दी थी। अपनी स्पीच में उन्होंने ये कहा था कि शिवाजी ने अफजल खान को जान से मार दिया था
और ये उन्होंने सही किया था। अफजल खान को शिवाजी के द्वारा जो मारा गया था उसे डिफेंड करने के लिए तिलक जी ने कहा कि अफजल खान एक बर्बर व्यक्ति था, वो लोगों का शोषण करता था और ऐसे किसी भी व्यक्ति की हत्या कर दी जानी चाहिए। तो उनकी जो ये स्पीच थी, जिसका कोई सिर पैर नहीं था ब्रिटिशर्स के जो कानून थे या उनकी जो एक्टिविटीज थे उससे, उसे जोड़ दिया गया रैंड की हत्या के साथ। ये कहा गया कि आपकी इस स्पीच ने इंसाइट किया कि ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा जाए, और उसके बाद चापेकर ब्रदर्स ने रैंड की हत्या की। तिलक को इसके लिए गिल्टी माना गया और उन्हें 18 महीनों की सजा सुना दी गई। साइमल्टेनियसली कई सारे और एडिटर्स बॉम्बे प्रेसिडेंसी के ट्राई किए गए और उन्हें भी जेल में भेज दिया गया। वाइडस्प्रेड प्रोटेस्ट देखा जाने लगा सरकार की इन कार्रवाइयों को लेकर। तिलक जी तो रातों रात नेशनल हीरो बन गए और उन्हें लोकमान्य का टाइटल दे दिया गया। लोकमान्य का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसे सभी मान्यता देते हो, सभी लोग रेस्पेक्ट करते हो, ऑनर करते हो। तो तिलक जी जेल जाते ही लोकमान्य तिलक बन गए। 1898 में सरकार ने आईपीसी का जो सेक्शन था 124A उसमें कुछ परिवर्तन किए और उसे और सख्त किया। एट द सेम टाइम एक और सेक्शन ऐड किया गया, सेक्शन 153A, जिसने सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखे जाने को लेकर उसे एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाया और भी ज्यादा सख्त कर दिया। कुछ भी ऐसा लिखा गया जो हेट्रेड क्रिएट करता हो डिफरेंट क्लासेस के बीच में या अंग्रेजों के बीच में, इंडियंस के बीच में, तो उसे एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। तो कानूनों को अंग्रेज धीमे धीमे सख्त करते जा रहे थे। स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट के दौरान मिलिटेंट नेशनलिस्ट ट्रेंड स्टार्ट हो गया और उस दौरान और भी कई सारे रिप्रेसिव लॉज पास किए गए ताकि इंडिया में जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट है उन्हें कुचला जा सके। तो और कौन से ब्रिटिश लॉज आए जो इंडियन प्रेस के अगेंस्ट में थे? न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंसेस एक्ट 1908 एग्जिस्टेंस में आता है आफ्टर स्वदेशी मूवमेंट। एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटीज काफी ज्यादा तेजी से चल रही थी। कांग्रेस में डिवीजन भी हो गया था 1907 में सूरत में। तो इस कानून के माध्यम से मजिस्ट्रेट को एम्पावर कर दिया गया कि वो किसी भी प्रेस की प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर सकते हैं, यानी कि जब्त कर सकते हैं, अगर वो कोई ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल पब्लिश करता है तो, जिसकी वजह से मर्डर या वायलेंस इंसाइट हो। तिलक जो कि मिलिटेंट नेशनलिस्ट के लीडर हुआ करते थे, उन्हें सेडिशन के चार्जेस में ट्राई किया गया और 6 सालों के लिए म्यांमार जो उस समय बर्मा हुआ करता था उसके मैंडले जेल में डाल दिया गया। इस कानून के खिलाफ भी पूरे देश में प्रोटेस्ट हुए। बॉम्बे के जो टेक्सटाइल वर्कर्स थे, रेलवे वर्कशॉप वर्कर्स थे, वो एक साथ सड़कों पर आ गए। लेनिन जो उस समय रशिया के एक लीडर हुआ करते थे, उन्होंने इसे हेल किया, इसकी प्रशंसा की, ये कहते हुए कि अब जो इंडियन वर्किंग क्लास है वो पॉलिटिकल स्टेज पर आ रहा है, वो इंडिया में एक मार्क्सिस्ट मूवमेंट की लहर देख रहे थे। इसके बाद एक और कानून आता है 2 साल बाद ही 1910 में, जिसका नाम था इंडियन प्रेस एक्ट ऑफ 1910। इंडियन प्रेस एक्ट ऑफ 1910 में जो वर्स्ट फीचर्स थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के, उसे एक बार फिर से रिवाइव कर दिया गया। वही वीपीए जो लेकर आया था। लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया कि वो जितने भी पब्लिशर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करवाएं और उस दौरान एक सिक्योरिटी अमाउंट को जमा करवाया जाए। देखिए ये प्रावधान वीपीए में था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में था, उसे इंडियन प्रेस एक्ट 1910 में भी ऐड किया गया कि रजिस्ट्रेशन के दौरान उनसे एक बड़ा सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवाया जाए। अगर वो कुछ भी ऐसा लिखते हैं जो अंग्रेजों के हित में नहीं है तो उनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाए, उनके सिक्योरिटी अमाउंट को जब्त कर लिया जाए और उनको डी रजिस्टर कर दिया जाए। ऑफेंडिंग न्यूज़पेपर मतलब सरकार के खिलाफ लिखने वाले न्यूज़पेपर्स। ये भी कहा गया कि जो भी पब्लिश किया जाएगा उसकी 2 कॉपीज लोकल गवर्नमेंट में फ्री ऑफ चार्ज सबमिट की जाएंगी, मतलब उसके लिए उन्हें कुछ मिलेगा भी नहीं उन कॉपीज के लिए। तो इस तरीके से इंडियन प्रेस को कुचलने की कोशिश इस कानून के माध्यम से की गई। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स आए। इन डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के माध्यम से प्रेस के ऊपर और भी सख्ती बढ़ती जाने लगी। पॉलिटिकल एजिटेशन को रिप्रेस किया जाने लगा, पब्लिक क्रिटिसिज्म को पूरी तरीके से कुचला गया। 1921 में तेज बहादुर सप्रू जी की लीडरशिप में चेयरमैनशिप में एक प्रेस कमेटी का गठन किया गया, जिसने ये कहा कि 1908 और 1910 के जो प्रेस एक्ट हैं उन्हें रिपील कर दिया जाए। ऐसी मांग की गई तेज बहादुर सप्रू कमेटी के द्वारा। इसके बाद 1931 में एक और प्रेस एक्ट आया, इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट। 1931 का जो समय है, इस दौरान सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रहा था। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के दौरान जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने के लिए न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स और जर्नल्स का इस्तेमाल कर रहे थे। तो इन सभी को रोकने के लिए जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी उनको स्पेसिफिक अधिकार दिए गए। 1932 में इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट 1931 के प्रावधानों को थोड़ा और सख्त किया गया और किसी भी ऐसी एक्टिविटी को कवर कर लिया गया जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी को अंडरमाइन करता हो, गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, और इंडियन प्रेस पर सख्ती और बढ़ा दी गई। देन सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स एक बार फिर से एग्जिस्टेंस में आते हैं। प्री सेंसरशिप को इंपोज कर दिया गया, कुछ भी छपेगा पहले उसे देखा जाएगा। प्रेस इमरजेंसी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में भी इस प्रकार के पब्लिकेशंस पर रोक के प्रावधान किए गए। एक समय ऐसा आया जब कांग्रेस की एक्टिविटी के संबंध में कुछ भी छापे जाने को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। तो यहां पर हमने देखा कि किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशंस को लागू करके इंडियन प्रेस को रिस्ट्रिक्ट किया गया, रेगुलेट किया गया, रोका गया या फिर पूरी तरीके से बंद करने का प्रयास किया गया। तो होपफुली ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। आज के सेशन पे यहीं पे रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।